हेलो एवरीवन, मैं जया आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्पीक योर हार्ट विद जया में। जी हाँ, नया सेगमेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। वैसे आप अर्चना शर्मा जी से हमारे साथ मिल चुके हैं, उसी तरह से एक नया होम टूर एक नए पर्सन के साथ में जिनके इस शहर के लिए कई सारी चीज़ों में योगदान रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो। ऐसे कई सारी जगहों में इनकी इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लेकिन शहर के विकास में भी इनका काफ़ी अच्छे तरह से योगदान रहा है। ऐसे ही हमारे शहर की एक जानी मानी हस्ती, जी हाँ, वसंत खंडेलवाल जी से आज हम मिलने वाले हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, उनका व्यापारी जीवन, राजनीति में वो किस तरह से आए, किस तरह से आगे काम करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ इस शहर में और क्या नया होने वाला है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज हम उनके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं, चाय भी पियेंगे, थोड़ी सी बातें भी करेंगे और कई सारी चीज़ें जानेंगे रिस्पेक्टेड वसंत खंडेलवाल सर से। तो आज के इस खास एपिसोड में हम मिलने वाले हैं जिस खूबसूरत घर का व्यू आपने देखा है, पुष्पलता यस उसके ओनर और साथ ही साथ विधान परिषद के सदस्य रिस्पेक्टेड माननीय आमदार वसंत जी खंडेलवाल सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कितने साल हो गए आप यहाँ पे रहते हैं, किस तरह से इस घर का जो है वो शुरुआत हुई थी? इस घर के अंदर मुझे लगभग 20 साल हो गए। ये घर बना है 2005 के अंदर और 20 साल से कंटिन्यूस इधर ही है अभी। क्या थे सर, कितने मेंबर्स हैं आप लोग यहाँ पे? टोटल 4 फैमिली है यहाँ पे। ओह, बहुत ही बढ़िया। 8 एडल्ट है और 3 बच्चे हैं। ओके, तो मतलब पूरा नंदनवन पूरा भरा हुआ रहता है हमेशा। यहाँ फैमिली में मदर फादर है, 2 सन हैं, उनकी मिसेस है और 3 ग्रैंड सन हैं। भगवान की कृपा से अच्छा है। क्या बात है सर। आप वैसे अगर देखा जाए तो हर तरीके से आप साधन संपन्न हैं, मतलब जिस तरह का आपका परिवार रहा है, जिस तरह का आपका व्यापार रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा जाए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इतने साल से, बचपन से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में आपने इतने देर से क्यों आए? मतलब ये सक्रिय राजनीति, ये वर्ड हमारे लिए लागू नहीं होता। हम संघ के माध्यम से डेवलप हुए हैं। जब संघ के विचारधारा के साथ चलते हैं तो राजनीति, जब संघ के लोगों की इच्छा होती है तभी उसमें आ सकते हैं। अगर उनकी इच्छा नहीं रही तो हम आ ही नहीं सकते आगे। जी सर, अभी संघ को पूरे 100 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस अवसर पर क्या शहर में भी कोई आयोजन होने वाले हैं? हाँ, निश्चित ही आयोजन, पूरा पर्व चालू है कंटिन्यूटी के अंदर जी। और उनका जैसा भी प्रोग्राम ऊपर से आता है उस हिसाब से यहाँ फॉलो होता है। बिल्कुल सर। वैसे अगर देखा जाए तो संघ की जो भी शिक्षा होती है बहुत ही कड़क, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है। आप तो बचपन से इन चीज़ों में रहे हैं, तो संघ का आपके जीवन में कितना महत्व है सर? संघ बोले तो एक सिर्फ डिसिप्लिन वर्ड ही काफ़ी है जी। हर चीज़ के अंदर जो भी करना है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करके करना है, इसी का संघ का उद्देश्य उतना ही है। और वो डिसिप्लिन जो सीखने को मिली उसके कारण अपना टोटल डेवलपमेंट अच्छा हो सका जी। सर अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कुछ खंडेलवाल दिवस भी मनाया गया था, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। नहीं, खंडेलवाल दिवस का ऐसा है कि हर साल में एक दिन हम लोग मनाते हैं, जिसके लिए उद्देश्य ये है कि सब खंडेलवाल समाज शहर में रहने वाले एकत्रित आए जी, अपना इंटरेक्शन करें, अपना परिचय रहे और सबका मिलना जुलना करें। उसको ध्यान में रख के खंडेलवाल दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सर। इतने सालों से आप अपने व्यापार से भी जुड़े हुए थे, अभी राजनीति में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका परिवार जो है उसने इस शहर को बहुत कुछ दिया हुआ है। ऐसे में जब आप राजनीति में आए तो क्या कोई प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, प्रेशर करके नहीं। राजनीति के अंदर तो अपने आदेश आया ऊपर से कि लड़ना है इलेक्शन, उसके हिसाब से ही मैं आया। जबकि मैं रेगुलर टच में रहता था, वरिष्ठों के साथ काफ़ी मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, तो उन्होंने जब बोला कि भाई होना ही है तो फिर मैं आया हूँ। सर इतने सालों से ऐसे कहा जाता है कि सोना मतलब खंडेलवाल, तो जब इतनी बड़ी पहचान बन चुकी थी, तो जब आपको आदेश आया कि आपको राजनीति में आना है, तो किस तरह से आपने खुद को या अपने परिवार को इस चीज़ के लिए तैयार किया? इसमें एक बात विशेष उल्लेख करना मैं चाहूँगा कि ये ऑफर मेरे को पहले भी आया था संघ, आरएसएस के और बीजेपी की तरफ से,
लेकिन उस टाइम मेरे को जो व्यापार देखने के लिए टीम तैयार नहीं हुई थी। जब मेरे बच्चे पूरा देखना शुरू किए व्यापार, उस दिन फिर मैंने सोचा कि अपन अभी आ सकते पॉलिटिक्स में। पर जब तक बच्चे नहीं देख रहे थे तो मैं फुल टाइम बिजनेस के अंदर ही बिजी रहता था और पार्टी के लिए बहुत कम टाइम दे पाता था। और जब बच्चों ने पूरा काम संभाल लिया, वो संभालने के बाद ही मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ। जी सर, वैसे अगर देखा जाए तो हमेशा ऐसा कहा जाता है कि गडकरी जी सर के साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, आप मतलब बहुत ज़्यादा उनके क्लोज है। तो इस राजनीति में आने के लिए और आपको इस चुनाव में जिताने के लिए क्या उनका भी कोई हाथ या सहयोग रहा है आपको? निश्चित पूरा सहयोग और साथ उन्हीं का रहा और उन्हीं के मार्गदर्शन के अंदर ही मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। उन्हीं के साथ भी हूँ, उनके मार्गदर्शन में भी हूँ और विविध एक्टिविटीज़ में उनके साथ मैं रेगुलर रहता हूँ। तो उनकी ही सब चीज़ जो काम करने की पद्धत है उसको मैं आत्मसात करता हूँ। बिल्कुल सर, आप जैसे बोल रहे कि मार्गदर्शक है, लेकिन हमको तो लगता है कि आपका एक बहुत अच्छा दोस्ती का भी रिलेशन उनके साथ है। लेकिन बचपन से आपने कई सारे नेताओं को, आपके घर पे कई सारे दिग्गज यहाँ पे रह चुके हैं, आ चुके हैं, उनके पदस्पर्श जो है आपके घर को भी लग चुके हैं। तो इन सारे नेताओं में जिनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, ऐसे कौन है सर? नहीं, सभी नेताओं की कुछ न कुछ विशेषता तो रहती है। पर्टिकुलर एक के बारे में बात करना उचित नहीं रहेगा। हर एक नेता का जो एक काम करने की शैली रहती है, उसमें से अपने को जो अच्छी लगती है वो अपन अपने पास आत्मसात कर लेते हैं। और कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि ये नेता कितने डेडिकेटेड है, कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पार्टी के अंदर, वो एक बहुत बड़ा उनका चीज़ अपने को सीखने मिली है। बिल्कुल सर, गडकरी जी के बारे में कोई खास चीज़ बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। नहीं, स्पष्ट वक्ता, गडकरी जी जैसा स्पष्ट वक्ता पॉलिटिक्स में मिलेगा ही नहीं। पॉलिटिक्स में जितने अपने को मिलेंगे वो खुद के फ़ायदे के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए या लॉबी डेवलप करने के लिए मिलेंगे। गडकरी जी के पास वो नेचर नहीं है, ना लॉबी का शब्द है, ना झूठ बोलना या अनवांटेड चीज़ चर्चा करना। जो हो सकता वही बोलना, जो नहीं हो सकता वो साफ मना कर देना, ताकि उनको कहीं ऐसा अपेक्षा करके लोग वेट नहीं करते। जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो गया। और वही नेचर बहुत अच्छा लगता है लोगों को कि बिना काम से घुमाना नहीं। सबसे पहली बात, अगर वो एयरपोर्ट आते हैं तो उन्होंने सब कार्यकर्ता को बोला है कि मेरे को रिसीव करने आने की ज़रूरत नहीं। क्या बात? जाकि दूसरे पॉलिटिशियन ऐसे ही कि जब तक गर्दी नहीं हुए वो घर के बाहर नहीं निकलते। ऐसी कई बातें हैं जो गडकरी जी की अपने को सीखने को मिली है। बिल्कुल सर, हमने भी सुना था कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके फ्लैग्स बैनर लगा के उनको वेलकम करे, या ये चीज़ों से भी वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। वो उनका सही है, उनका कहना है कि लोग इरिटेट हुए ऐसा कोई भी काम अपन ने करना नहीं चाहिए, ताकि उनके लिए कोई ट्रैफिक रुकता है तो उनको पसंद नहीं आता है। ज़्यादा फ्लेक्स लगाने से अगर लोग ईर्ष्या करते हैं तो बोले फिर ऐसा काम अपन ने क्यों करना है कि जो कुछ लोगों को हर्ट होए। सर, आप आमदार बनने के बाद हमने देखा है कि गडकरी जी के बहुत सारी विजिट जो है वो अकोला में हुई है, डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। तो इस शहर में आपके माध्यम से गडकरी जी ने अकोला को क्या क्या दिया है? गडकरी जी जब राष्ट्रीय नेता में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस टाइम से मैं उनके साथ में था। उसी टाइम से उनके प्लानिंग और विजन हमको पता चल गए थे। और जब उनको ये चांस मिला मिनिस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जो चर्चा उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष होते टाइम की थी वो पूरी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा अपने को अकोला को मिला है कि अकोला में जो फ्लाईओवर बना है, बाईपास बना है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं का विजन था कि हर सिटी का कंजक्शन दूर कैसा हो जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल नागपुर है अभी, कि नागपुर के अंदर उन्होंने इतने फ्लाईओवर और इतने रोड कनेक्टिविटी बना दी कि कहीं कंजक्शन होता ही नहीं है। और अकोला को भी उसका बेनिफिट बहुत बड़ा मिला है। इसी के साथ जो तीनों ज़िले हैं, अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, इसके अंदर कोई भी रोड जो नेशनल हाईवे के अंडर में आता है वो उन्होंने 100% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी से बनवा के दिया है। ये उनकी विशेष अपने लिए देन रही है। सर, अब जब आपको अकोला, वाशिम, बुल्ढाना तीनों डिस्ट्रिक्ट को देखना पड़ता है, लेकिन अपनी कर्मभूमि, जन्मभूमि तो अकोला है, तो क्या उनके साथ कभी सौतेला बिहेवियर होता है? नहीं, इसके लिए अपना मैनेजमेंट काम आता है। इसके लिए विविध प्रकार के जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त लोग हैं और कुछ पीए हैं, उनको जवाबदारी दी है कि भाई वाशिम का संबंधित रहे तो एक पीए ने पूरा देखना, एक ने बुल्ढाना का देखना, एक ने घाट के ऊपर जैसा बोलते हैं कि शेगांव वगैरह का एरिया देखना, कुछ ने अकोला का काम देखना। तो ऐसा मेरे पास काफ़ी बड़ी टीम है और उनको सबको डिवाइड कर दिया है ताकि किसी की शिकायत पेंडिंग नहीं रहती है। जो भी आई जो हो सकती है वो हम तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं।
सर देखा गया है कि इस शहर में ना आज तक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स आए हैं, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि राजनीति का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। आप तो खुद राजनीति में हो, तो क्या आपको भी कभी कभी राजनीति की कोई शिकायत रहती है या आपको तकलीफ होती है? नहीं, ये बात के अंदर जो पॉलिटिकल लोग रहते हैं उनका ऑफिसर के बारे में सोचने का पद्धत अलग है जी। और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या कॉरपोरेट लेवल से चलते हैं, तो हमको कोई भी ये रहते हैं ऑफिसर, उनका कोऑपरेशन नहीं मिला है। मेरे को तो आज तक कहीं शिकायत करने का मौका नहीं मिला कि कोई ऑफिसर ने मेरी सुनी नहीं। जो भी अपन बोलते हैं वो सुन लेते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये हरदम देखता हूँ कि अपन अप्रोच कैसा कर रहे हैं। अपना अगर अप्रोच सही रहा तो ऑफिसर 100% अपना काम करता है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बोला कि वाशिम, बुल्ढाना या अकोला, तीनों जगह के लिए आपने आपकी मैन पावर टीम और अच्छे से डेवलप किया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कभी कहीं इवेंट होता है, प्रोग्राम होता है, लोगों को एक्सपेक्टेड होता है कि हमारे यहाँ भी हमारे सदस्य ने आना चाहिए, आमदार ने विजिट करना चाहिए, तो इस तरह जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है या फिर इस तरह के एक के बाद एक इन्विटेशंस आते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? ये तो होता ही है कि सब जगह एक साथ ही कोई बार फंक्शन आ जाते हैं, लेकिन उसमें फिर प्रायोरिटी सोचना पड़ता है कि अपने को कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देना है। और प्रायोरिटी के साथ क्या है, वहाँ पे जो अपनी टीम है वो टीम कितने अपने को रिस्पेक्टफुली हैंडल करती है, उस हिसाब से फिर मैं हैंडल करता हूँ उनको। जी सर, आपके जो वोटर्स है वो ज़्यादातर अगर देखा जाए, मतलब मोस्टली वो सभी वही है कि वो नगर सेवक होते हैं, उसके बाद में नगर परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो लोगों की एक शिकायत आती है ये भी है कि आप जो है वो कॉमन मैन के साथ कनेक्ट नहीं होते। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो अनवांटेड अपेक्षा करते हैं जी, तो उसके लिए फिर अपने को थोड़ा दूर रहना चाहिए, पसंद करता हूँ। क्योंकि अगर अपन ने उनकी 1-2 अपेक्षा पूरी की तो और 4 लेके आते, तो उससे जो आवश्यक है उनका, वो अपन उनका तुरंत सॉल्व कर देते हैं और वो अपने किसी भी लेवल पे जाके सॉल्व किए हुए हैं। ऐसे सबका अनुभव है। जी सर, मैंने देखा है कि आप अपने दिन का कुछ ना कुछ समय जो है अपने व्यापार को आप बहुत ही समर्पण के साथ आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को संभालते हुए अपने व्यापार को आप किस तरह से संभालते हैं सर? नहीं, जो मेन है इनकम सोर्स वो तो बिजनेस ही है जी। पॉलिटिक्स से तो कमाई का सब्जेक्ट ही नहीं आता। तो जो अपना बिजनेस है वो कंटिन्यू रन होना चाहिए, इसलिए मैं 3 घंटा मिनिमम अपने बिजनेस में ध्यान देता हूँ दिन भर में। जी सर, अभी आपके बेटों ने भी टेक ओवर किया हुआ है, वो भी बिजनेस में आ चुके हैं, आपकी बहुएं भी उसमें आपका साथ देती है। तो जब पूरा परिवार इस तरह से बैकअप करके आपके पीछे खड़ा रहता है तो कितना रिलीफ आप महसूस करते हैं? नहीं, रिलीफ तो है ही, जब बच्चों ने काम संभाल लिया तो रिलीफ है, लेकिन साथ में एक्सपेंशन का भी प्लानिंग डेली माइंड में रहता। तो जहाँ एक बार कोई चीज़ सेटल हो गई तो फिर नेक्स्ट स्टेप एक्सपांड क्या करना है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश करती है। और ये जो भी एक्टिविटीज़ रहती है डेली R&D जिसको बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहा तो ही बिजनेस एक्सपेंशन और प्रोग्रेस होता है। अगर कंटिन्यूटी में कोई अगर सेम बिजनेस रखता है तो फिर वो डिटोरेट होने की लाइन पे जाता है। करके रोज़ नए चैलेंजेस, नई अपॉर्चुनिटी, नए थॉट इंट्रोड्यूस करना ही रहता है, इसीलिए उसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आपकी अगर देखा जाए तो मतलब अभी 6ठी पीढ़ी भी इसमें आ चुकी है, बिजनेस में आ चुके हैं आप लोग। तो इतने सालों का बिजनेस, इतना सालों का एक्सपीरियंस, लेकिन हमने देखा है कि आज भी आप अपने माता पिता को जो है कुछ स्पेशल ओकेजन रहा तो वो लोग भी शॉप पे होते हैं, तो क्या इसके पीछे की स्ट्रैटेजी है सर? नहीं, फादर तो मेरे साथ डेली शॉप पे रहते हैं, रोज़ ही रहते 3 बजे से 8 बजे तक। और जो ओकेजन रहता तो ऑब्वियसली सब परिवार एक में आके उसको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित होना जरूरी भी रहता है। सर डोंट माइंड, लेकिन मैंने देखा है कि मतलब जो जिस बिजनेस में आप है इसका कोई स्पेशल कोई एजुकेशन नहीं है या फिर कोई कोर्सेज अभी अगर नए कुछ लॉन्च हुए होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कौन से बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं सर? नहीं, पहले से प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का नॉलेज लिया है मैंने जी। और नॉलेज के बाद में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने का बचपन से ही माइंड में सेट रहता था। तो मेन पेरेंटरियल बिजनेस करके ज्वेलरी का बिजनेस है जी। उसके बाद में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का काम शुरू किया इनिशियल डे से। उसके बाद में जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती गई तो पेपर मिल भी चलाया, पेपर मिल के बाद में दालिया मिल चलाया, दालिया मिल के बाद ऑयल मिल चलाया, ऑयल मिल के बाद जिनिंग प्रेसिंग भी रन किया और उसके बाद में फिर शुगर इंडस्ट्री, इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग और इथेनॉल के बाद में बायो CNG जिसको बायो नेचुरल गैस का प्लांट भी रन किया और पावर प्लांट भी ऑपरेट करके देखा है 2 साल तक। और उसके बाद में अभी नए नए इंडस्ट्री डालने का प्लानिंग
ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तो है ही है, जी साथ में माइनिंग भी काम शुरू किया है हमने। जी। और अभी भी सोचते रहते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, उसको और डेवलप किया जाएगा। जी सर, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें आप है अकोला वाशिम बुल्ढाना, तो आप अपने इस काम के साथ साथ अपने बिजनेस के माध्यम से भी किस हद तक आप रोजगार को डेवलप कर सकते हैं सर? नहीं, ये तो कैलकुलेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो पार्ट में होगा ये। डायरेक्ट अगर रहा तो कम से कम 200 जन की टीम चल रही है मेरे पास, और इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी अगर बोले जाएंगे तो 1000 के ऊपर लोगों का क्या काम चल रहा है, मतलब हमारे डेली एक्टिविटी से काम करते हैं उनको पकड़ के। सर अभी आपने जिसके बारे में जिक्र किया इथेनॉल के बारे में वगैरह, तो अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो आने वाले समय में कौन सी चीज़ें ग्रो करने वाली है और आप कौन से बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहेंगे? नहीं, अभी तो जो सोलर पावर यूज़ करेगा और सोलर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसका बहुत ज़्यादा बूम रहने वाला है। और अभी बहुत अच्छा ऐसा हो गया है कि सोलर से जनरेट हुई हुई इलेक्ट्रिसिटी से व्हीकल चार्ज हो रहे हैं, जो एज गुड एज फ्री ऑफ कॉस्ट में ही चल रहे हैं। जो व्हीकल हम चला रहे हैं सपोज, तो ये सोलर से चार्ज हो रहे हैं, और इसकी ही डिमांड बढ़ने वाली है। डे बाय डे इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बहुत स्पीड से बढ़ेंगी, और इसमें चार्जिंग जो होगा वो इससे सोलर सिस्टम से ही चार्जिंग होना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है, ग्रीन एनर्जी है, जिसके अंदर कहीं कोई धुआं या कोई चीज़ का पोल्यूशन का कोई संबंध ही नहीं आता है। अभी तक हमने जाना है कि बसंत सर का पॉलिटिकल लाइफ और उनका व्यापारी जीवन किस तरह से कटता है, लेकिन ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनल सपोर्ट, अपनी फैमिली। तो हम जानेंगे सर से उनकी फैमिली, फिटनेस मंत्रा और किस तरह से फैमिली की नींव उन्होंने रखी है, इन सारी चीज़ों के बारे में। सर मैंने जब आपके घर में एंटर किया तो सबसे पहले तो हमने वो बोर्ड देखा, पुष्पलता लिखा हुआ, तो क्या सोच के मतलब ये घर का नाम तय किया था? नहीं, हमारे मम्मी का नाम है लता देवी जी, और मिसेस का नाम है पुष्पा। ओके। तो दोनों ही ये घर में रहने वाले पहले महिला थे, तो उसके लिए पुष्पलता नाम उचित लगा हमको रखना, वो हिसाब से रखा है। जी सर, वैसे अगर हम देखते हैं कि कोई मारवाड़ी गुजराती जो फैमिलीज होती है तो फीमेल्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता या तो ऐसे में ये नाम कब डिसाइड हुआ था पुष्पलता? नहीं, जब मकान बना था तभी यहाँ रहने वाले वो दो ही महिला थी, ओके, तो उनका दोनों का नाम होना जरूरी था, ये समझ के हमने पुष्पलता किया। तो सर कोई मन में डर था कि सास बहू का जमे गया नहीं? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं था। और ये जो अपनी हिंदी परंपरा के हिसाब से जॉइंट फैमिली में रहने का पहले से ही थॉट है अपने यहाँ, तो उसको कोई सोचने का सब्जेक्ट ही नहीं था कि नहीं करना नहीं है, वैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं। क्या बात है सर। आपके जो दोनों बेटे हैं, अभी तो बहुएं भी आ गई है आपके, मतलब काम में भी आपका हाथ बटा रहे हैं, अपने अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग किस तरह से किया है? नहीं, बच्चों को मैक्सिमम एक्सपोजर देने की कोशिश की उन्हें बचपन से। जैसा बड़े बेटे को भी जहाँ बाहर भेजना है, टूर पे भेजना है, गेम्स एक्टिविटीज़ के अंदर करना है, हर टाइप का स्विमिंग से लेकर सब एक्टिविटीज़ के अंदर डेवलप करते आए। और फिर सेंट्रलाइज सोच ये रखी है कि आगे चल के इसको बिजनेस ही संभालना है, तो फिर बिजनेस ओरिएंटेड एजुकेशन स्टार्ट किया। जैसे कि गौरव ने 12th में अच्छे मार्क मिले थे 80%, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बजाय मैंने उसको बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के अंदर डेवलप किया, जो जेमोलॉजी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, तो उसके लिए इसको बाहर भेजा है यूरोप के अंदर। और विशेष बात बोले तो एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है कि गौरव को बोला कि को नॉलेज लेना है, पूरा एग्जाम नहीं देना है। तो उसका 2-3 कोर्स एक साथ पैरेलल किया, पूरा स्टडी यानी प्रेजेंट ही रख के उसने कोर्सेज किए, लेकिन उसको एग्जाम देने की अपने को जरूरत नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अपने को नॉलेज लेना है। तो गौरव ने 12th के बाद डिप्लोमा किया 4 सब्जेक्ट में, लेकिन कहीं उसने सर्टिफिकेट के पीछे नहीं लगाया या सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्जाम देने के लिए टाइम नहीं कमाया, और जो बिजनेस आगे करना है उसका थोड़ा नॉलेज पूरा ले लिया। लेकिन सर जिस तरह से हमने देखा कि बिजनेस फैमिलीज जब होती है तो बच्चे भी उसी तरह से ग्रो करते हैं और उसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन क्या आपके दोनों बच्चों में से किसी ने भी इस चीज़ के लिए कोई रिबेलियस नहीं था कि नहीं हम कुछ और चुनना चाहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, उनको फ्रीडम दिया था सोचने का जरूर होता, लेकिन पेरेंटल लाइन अच्छी स्ट्रॉन्ग होने से उन्होंने भी ये चूज़ किया कि भाई जो अपनी है वही बेस्ट है, और ये गौरव ने किया। और सागर ने जब एजुकेशन के लिए यूरोप गया था,
यूरोप के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर उसने इंजीनियरिंग की और फिर ग्लोबल MBA किया, तब उसके माइंड में थॉट है कि अपन अकोला के बजाय कोई बड़े सिटी के ऊपर एक एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहिए। ऑलरेडी जब एक भाई यहाँ काम कर रहा है तो फिर नागपुर सिटी, जो मैं पहले से ही साथ में हूँ नागपुर में, तो वहाँ उसने खुद का अपना सेटअप पूरा क्रिएट कर लिया। और उसकी मिसेज भी CA है और बड़े गौरव की मिसेज डॉक्टर है। तो सर अभी बहुएं भी दो अलग प्रोफेशन से है, दो अलग घर से आई हुई फीमेल्स है, तो किस तरह से घर में उनका एक बॉन्डिंग बना रहता है सर? नहीं, बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी क्या है, अकोला में भी महीने में 2 बार 3 बार ही आते हैं, तो बाकी टाइम नागपुर रहते हैं। तो जितने देर 2-3 दिन आए होते हैं तो ज़्यादा बॉन्डिंग रहता है। तो सर अब एक CA है, एक डॉक्टर है, तो क्या इन्होंने कभी अपने प्रोफेशन के साथ आगे प्रैक्टिस करने का नहीं सोचा है? नहीं, डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने का सोचा था, लेकिन फिर बच्चे होने के बाद में वो स्टार्ट अभी पेंडिंग हो गया। और CA का भी सेम हो रहा है कि अभी बच्चे होने के कारण वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही। और जो बच्चों को जब संभालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा तो वो ध्यान दे रहे हैं। सर हम देख रहे हैं कि आपके घर में तब से कई सारे खिलौने देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जॉइंट फैमिली है और आपके ऊपर भी दादा दादी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप और पुष्पा मैम संभालते हैं, तो सबसे अच्छी फीलिंग कौन सी है सर, मम्मी डैडी वाली या दादा दादी वाली? नहीं, ये तो कंपेयर करना मुश्किल है। सब जब मैंने 50-50% बोला तो चलेगा। जी सर। सर जो अभी जिस तरह से सागर भैया या गौरव भैया आपने कहा कि वो भी इस बिज़नेस में आ गए, अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके बाद भी जिसने आपके यहाँ पे जितने सारे फंक्शंस होते होंगे या जो भी फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो पूरी फैमिली क्या अकोला में इकट्ठी होती है आपकी? हाँ, ये निश्चित है। जो भी फंक्शन होते हैं वो अकोला में इकट्ठा होकर ही करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। सर तो जब फैमिली इस तरह से स्टार्टेड है कि कभी नागपुर है तो कभी अकोला है, तो आप लोग किस तरह का आपका गेट टुगेदर रहता है? जब साथ में होते हैं आप लोग, तो किस तरह से आप लोग पूरा मोमेंट एंजॉय करते हैं? नहीं, जो फंक्शन है वो तो उसको किससे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ये हरदम अपनी कोशिश रहती है। इसको बेस्ट क्या सेलिब्रेट हो सकता है वो बेस्ट से बेस्ट सेलिब्रेट करते हैं। सब बिजनेस के साथ साथ इतना सारा हेक्टिक शेड्यूल भी संभालना होता है, लेकिन आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या है सर? नहीं, पर्सनल हॉबी के अंदर तो म्यूज़िक है। म्यूज़िक ऑल टाइम अगर फ्री रहे तो म्यूज़िक सुनना है, स्विमिंग करना है, और बच्चों के साथ ग्रैंड सन अभी है उनके साथ रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या बात है सर। आप और पुष्पा मैम जब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो मतलब आप लोगों का सबसे फेवरेट टाइम क्या होता है? क्योंकि मैंने मैम का देखा है, उनको तो वो जिन माता के भजन मंडल और उनका एक बहुत अच्छा ग्रुप अलग से चलता है, लेकिन आप दोनों साथ में किस चीज़ में एंजॉय करते हैं ज़्यादा? नहीं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, छोटा मोटा कोई गेम्स है, एक्टिविटीज़ है, तो घर में सबके साथ रह के एंजॉय करते हैं हम लोग। स्विमिंग भी साथ में करते हैं और बच्चों के लिए कोई बाहर ले जाना फिराना, ये ज़्यादा एंजॉय करते हैं साथ में। सर वैसे आपकी फेवरेट डेस्टिनेशंस कौन से हैं? आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? नहीं, मैं तो लगभग इंटरनेशनल टूर बहुत ज़्यादा किया हूँ, तो जहाँ अपने को ज़्यादा दगदग नहीं हो, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ा, कम ट्रैवल करना पड़े, वही जगह जाना पसंद करता हूँ ताकि एक जगह पर ज़्यादा रह सके। क्या बात है सर। कई सारे लोगों की कई सारी अलग अलग चीज़ें पसंद होती है, लेकिन आपको, जैसे मैंने आपको देखा है कि आप अपने काम के लिए बड़े पैशनेट हैं कि अपना बिजनेस, अपना जो भी पॉलिटिकल करियर चल रहा है उसमें आप ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको पसंदीदा चीज़ें क्या है? मतलब आपको मूवीज़ देखना पसंद है, ड्राइविंग पसंद है, क्या चीज़ अच्छी है? ड्राइविंग तो बहुत पसंद है। मूवीज़ तो नहीं देखता हूँ मैं कभी, ड्राइविंग रेगुलर करता हूँ और ड्राइविंग के साथ दोस्तों के साथ गप्पा मारने में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। क्या बात है सर। पॉलिटिकली आपके अच्छे दोस्त कौन से हैं यहाँ पे? नहीं, वो बोलना मुश्किल है। पॉलिटिकल के अंदर दोस्त शब्द रहते ही नहीं। पॉलिटिकल के अंदर कंपटीशन रहती है जी, और दोस्त ये सब्जेक्ट पर्सनली रहता है। पॉलिटिक्स में दोस्त नहीं रहता कोई, कभी कोई दुश्मन नहीं, कभी कोई दोस्त नहीं। मौका परस्त रहते सब, मौका देख के ही आगे चलते हो। क्या वैसे तो बहुत संभल के चलना पड़ता होगा। नहीं, वो समझ के चलना चाहिए। पॉलिटिक्स बोले तो वो दोस्ताने का सब्जेक्ट ही नहीं है। पॉलिटिक्स का वर्ड ये है कि भाई पॉलिटिक्स करना है, अपने को कैसा बड़ा करना और दूसरे को कैसा छोटा करना, ये पॉलिटिक्स है। सर फूड में क्या आपको चीज़ें पसंद है? मतलब किस तरह का खाना आप पसंद करते हैं? नॉन ऑयली सब्जेक्ट, बाकी सभी पसंद है। तो वेजिटेरियन पूरी तरह से? नहीं, ये नहीं बोल सकता। अच्छा, ओके। सर पिछली बार एक बहुत अच्छा और बहुत ग्रैंड इवेंट अकोला में आपने सेलिब्रेट किया था कि श्री श्री रविशंकर जी को यहाँ आप लेके आए थे शिलान्यास के लिए, तो उस मोमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। गुरुदेव से जब से परिचय हुआ और कुछ चर्चा करने के अंदर गुरुदेव ने भी हमारी बात को एक्सेप्ट किया जी,
कुछ थॉट हमारे ऐसे थे कि जो गुरुदेव को भी पसंद आए। उसके बाद हमारा रेगुलर मिलना जुलना शुरू हुआ गुरुदेव के साथ, और उसी टाइम एक मंदिर बनाने का माइंड में थॉट आया था जी। तो उसकी सलाह गुरुदेव से ली थी। उनको भी पसंद आया महालक्ष्मी जी का, शाकंभरी जी का और जिन माता जी का, और वो उसका भूमि पूजन बनना उनके हाथ से अपन ने कराया था यहाँ पे अकोला। उसके लिए वो स्पेशल आए थे यहाँ और उनके हाथ से भूमि पूजन हुआ है। और जब अभी फाइनल मंदिर बनेगा और प्राण प्रतिष्ठा होंगी तब भी वही आएंगे, ऐसा मेरी उनकी चर्चा हुई। क्या बात है सर। आप जब भी गुरुजी से मिलने जाते हैं तो क्या मन में थॉट होते हैं आपके, किस तरह से आप एक पीसफुल मोमेंट एंजॉय करते हैं सर? नहीं, वो तो उनके पास जो ओवरऑल डेवलप हुआ है वो ओवरऑल और बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है, और उनके जो विचार हैं वो बहुत अपने को सूट हुए हैं करके फिर अपन उनके साथ अटैच हुए हैं। जी सर, मैंने देखा है कि जब श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पे आए थे आपके घर पे भी वो आके गए, पूरा परिवार जो है वो सेवा में आ जाता है या एक वातावरण बदल जाता है घर के अंदर। लेकिन इसी के साथ साथ जब कई सारे पॉलिटिशियंस आपके यहाँ, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी आना जाना रहा है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह की तैयारियां करते हैं उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए या टाइम स्पेंड करने के लिए? नहीं, वो तो जो व्यक्ति रहता है उनकी चॉइस के हिसाब से ही अपने को सब सेट करना रहता है यहाँ पे। तो जो उचित उस टाइम कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट वो करते हैं अपन। जी सर, लास्ट टाइम जब आपके यहाँ गडकरी जी आए थे तो उनका बर्थडे भी था, उसके पहले या बाद में, तो हमने देखा कि उनकी जो टीम होती है जो पूरा फूड चेक करती है, तो ऐसे में आप लोग किस तरह से खाने का अरेंजमेंट या घर का वातावरण, घर के लोग किस तरह से? जब किसी को भी Z+ सिक्योरिटी होती है, जैसे हमारे यहाँ पहले भी काफ़ी लोग आए जिनको Z+ सिक्योरिटी थी, तो वो लोगों का भोजन पहले टेस्ट करके ही उनको दिया जाता है। जी जी। तो वो हमारा रूटीन प्रैक्टिस बन गई है कि जब भी कोई व्यंजन बन रहा है वो पहले टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करे बाद ही उनको दिया जाएगा। सर, एक अच्छे परिवार जब अपने साथ खड़ा रहता है, अपने पीछे खड़ा रहता है, तो हम बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो आपके मन में क्या डेफिनेशन है एक अच्छे फैमिली की? अच्छे फैमिली की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सारी चीज़ को इग्नोर करना ओके। और कोई चीज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं करना। सबसे बेस्ट यही है कि उसके अंदर परिवार फिर डिस्टर्ब नहीं होता। अगर अपन छोटी छोटी बात के ऊपर गौर करेंगे और छोटी छोटी चीज़ को माइंड में लेंगे तो एक साथ रहना मुश्किल है। उसके लिए 80% चीज़ें तो मैं ऐसा ये कान से सुन के कान से छोड़ देता हूँ। क्या बात है सर, क्योंकि अभी जिस तरह से जनरेशन चेंज होती है तो उनकी भी अलग थॉट होते हैं, नई नई चीज़ें वो लोग भी तो आप नई चीज़ों को या टेक्नोलॉजी को किस तरह से अडॉप्ट करते हैं? 100% नई टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं हम लोग, और नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको समझ के कैसा अडॉप्ट करना हो समझाते भी है, सिखाते भी हैं, और उससे फ़ायदा भी बहुत मिलता है। लेकिन सर, फैमिली वालों की भी थॉट चेंज हो, जैसे अभी आपके बेटे फिर उनके बच्चे, तो जनरेशन चेंज हो रही है तो थॉट प्रोसेस भी चेंज हो रहा है। आप किस तरह से मैचअप करते हैं? नहीं, वो तो अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके सेट करना रहता है, उसके सिवा नहीं चल सकता। और जो ज़रूरी है उनका थॉट वो एक्सेप्ट भी करना रहता है, और जो अपना सही है वो अपने को उनको समझा के लेके चलने में ही डेवलप होता है वो। सर, फैमिली वाले कभी कंप्लेंट करते हैं, लाइक आप पॉलिटिक्स में बिजी रहते हो, आप अपने बिजनेस में बिजी रहते हो, तो कोई ऐसे मोमेंट कभी आते होंगे कि दे आर एक्सपेक्टिंग यू और आप उस वक्त नहीं है, तो कोई कंप्लेंट्स होती है, झगड़े होते हैं? नहीं, कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट तो बहुत बार होती है, झगड़े तक नहीं जाती है, उसको रिजॉल्व हो जाती है। क्या बात है सर, फैमिली को तो आप अच्छे से समझ, इससे आपने बोला कि इग्नोर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ साथ सर बिजनेस का भी आपका कोई मंत्रा होगा, क्योंकि इतने सालों से कंसिस्टेंटली लोगों के साथ जुड़ के काम करना, इट इज़ नॉट अ इजी टास्क। इसमें RSS का बहुत बड़ा सीख ली है हमने कि क्वालिटी कॉशियस, और जिसको बोलते हैं रियल वैल्यू, कि कोई भी काम कर रहे हैं उसके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और कस्टमर की कंप्लेंट आना नहीं चाहिए। मैं ऐसा बिजनेस पर हूँ कि कभी ज़ीरो एडवर्टाइजमेंट है, सिर्फ सर्विस और क्वालिटी, ये ऊपर ही हम डेवलप हुए हैं। आज भी हमारे शोरूम का कोई भी एडवर्टाइज नहीं है, कहीं भी एडवर्टाइज नहीं है, और सिर्फ सर्विस दे रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं, और हर बिजनेस में मेरा क्वालिटी के कारण मोनोपोली रही है। तो जितने भी बार कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले ये थॉट रहता है कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट क्वांटिटी जो करेक्ट है वो पूरा देना चाहिए, उसमें कहीं तफावत नहीं रहना चाहिए, और उसके अंदर फिर बिजनेस एक्सपेंशन भी अच्छा होता है और शांति भी रहती है अपनी। सर, आज आपने हमको इतना समय दिया, इतने अच्छे से हमारे साथ बातें की, अपने जो पर्सनल लाइफ है, अपना बिजनेस लाइफ है, अपना पॉलिटिकल लाइफ है, हमारे साथ सारी चीज़ें शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए। धन्यवाद।
तो ये थे रिस्पेक्टेड वसंत खंडेलवाल सर। जी हाँ, जिनके नाम में ही वसंत हो तो उनके आने से तो बाहर आ ही जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह से अकोला, वाशिम, बुल्ढाना इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में अपने राजकीय जो भी उनका सफ़र चल रहा है उसके माध्यम से लोगों की सेवा करना, जैसे कि सर ने कहा कि पॉलिटिक्स से पैसा कमाना नहीं है, तो पैसा किस तरह से कमाना चाहिए या फिर अपना पर्सनल लाइफ कैसा होना चाहिए, फैमिली की नींव क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बहुत ही इलैबोरेटिवली हमने वसंत सर के साथ में चर्चा की। इतने सारे सवाल पूछे, सर ने इतने खूबसूरत जवाब दिए, तो जिनको भी ये कंप्लेन है कि ये भाषण क्यों नहीं करते, आज उसका भी जवाब उनको मिल चुका है। तो जी हाँ, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे इसी तरह से नए लोगों के साथ में, नई सोच के साथ में। देखते रहिए योलो स्पॉटलाइट।